आप लोग जितना ज्यादा सेक्स करेंगे सरकार आपको उतना ज्यादा पैसे देगी। ये सरकारी स्कीम लॉन्च की है अभी 2024 में इसी मुख्यमंत्री ने, जिसकी कहानी आज हम आपको सुनाने आए हैं। चूंकि इस मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा सपना यही है कि इसके राज्य की जनता जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सेक्स करे। अब ये मुख्यमंत्री साहब ऐसा क्यों चाहते हैं कि इनके राज्य की जनता जितना ज्यादा हो सके उतना सेक्स करे, और सेक्स वाली उस टैबलेट के सहारे इन्होंने कैसे हासिल की थी अपने राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी, और फिर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल होने के बाद इसी नेता ने कैसे गिरवाई थी अटल बिहारी वाजपेयी की वो 1 वोट से सरकार। ऐसे ही कुछ बेहद दिलचस्प सवालों के जवाबात समेटे हुए है आज का ये सत्र, जिस सत्र की शुरुआत हम करेंगे सवालों के इस सिलसिले के आखिरी सवाल के जवाब से। यानी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसी नेता ने वाजपेयी की 1 वोट से सरकार कैसे गिरवा दी थी। तो देखिए, इसे समझने के लिए तो आपको याद करना पड़ेगा 17 अप्रैल 1999 का वो दिन, जिस दिन सदन के पटल पर अविश्वास प्रस्ताव की वैतरणी पार करने की जद्दोजहद में जुटी हुई थी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी, और लगभग वो वैतरणी पार भी कर ली थी। आपको याद होगा सदन के पटल पर एक वक्त पर टैली 269 बनाम 269 पर ठिठक गई थी। मैच लगभग ड्रॉ की परिस्थिति में था, मगर तभी अचानक से बेहद नाटकीय प्रक्रम के तहत उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री के पद पर तैनात वो गिरधर गोमांग सदन के पटल पर हाजिर हो गए थे, जिन्होंने टेक्निकली तब तक सांसदी के पद से इस्तीफा नहीं दिया था, मगर वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तैनात हो चुके थे। मगर अपने सांसदी के पद से इस्तीफा ना देने का हवाला देकर वो अचानक से सदन के पटल पर वोट देने के लिए हाजिर हुए, और उनके हाजिर होते ही अटल बिहारी वाजपेयी के पीछे बैठे हुए प्रमोद महाजन के माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि प्रमोद महाजन ने सारी गणित गिरधर गोमांग को हटाकर बनाई थी, और प्रमोद भली भांति जानते थे गोमांग के सदन के पटल पर हाजिर होने के बाद वो पूरी की पूरी गणित एक झटके में बदल जाएगी। मगर प्रमोद चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे, चूंकि तत्कालीन लोकसभा स्पीकर बालयोगी जी ने गिरधर गोमांग को इस टेक्निकल आधार पर बतौर सांसद अपने मत का प्रयोग करने की मंजूरी दे दी कि उन्होंने तब तक सांसदी के पद से इस्तीफा नहीं दिया था, जबकि नैतिक रूप से तब भी बालयोगी जी का यह फैसला सवालिया निशानों के घेरे में था, और आज भी सवालिया निशानों के घेरे में ही माना जाता है, क्योंकि जिस वक्त गिरधर गोमांग सदन के पटल पर बतौर सांसद अपने मत का प्रयोग करने के लिए हाजिर हुए थे, वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके थे। और अगर आप किसी विधानसभा के नेता के पद पर तैनात हैं तो आप सांसद के तौर पर मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मगर गिरधर गोमांग ने सांसदी के पद से इस्तीफा ना देने की टेक्निकलिटी का राग अलापते हुए गिरधर गोमांग को मतदान करने की मंजूरी का फैसला कर लिया, जिसके बाद गिरधर गोमांग ने अपने मत का प्रयोग किया अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ, और जिसके चलते ही लंबे वक्त से 269 बनाम 269 के नतीजे पर ठिठका अविश्वास प्रस्ताव का फैसला अचानक से 269 बनाम 270 का हो जाता है, और वाजपेयी की सरकार एक झटके में गिर जाती है। यानी एक तरह से देखेंगे तो वाजपेयी की सरकार गिरने की बड़ी वजह गिरधर गोमांग का वोट था, जो वोट गिरधर गोमांग दे सके चूंकि उन्हें लोकसभा स्पीकर बालयोगी ने ऐसा करने का हक दिया, और बालयोगी जी उसी तेलुगु देशम पार्टी के सांसद थे जिसके मुखिया चंद्रबाबू नायडू थे। तो सियासत को जानने बूझने समझने वाले आराम से ये लॉजिक प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि गिरधर गोमांग को वोट देने की मंजूरी देने का फैसला, इतना बड़ा फैसला बालयोगी जी ने ऐसे ही बिना अपनी पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू के राय मशवरे के कर लिया होगा। तो उम्मीद करता हूं अब आपको समझ आ गया होगा कि वाजपेयी की 1 वोट से गिरने वाली उस सरकार में चंद्रबाबू नायडू की कितनी बड़ी भूमिका थी। अब चलते हैं सवालों के इस सिलसिले के तीसरे सवाल की ओर, यानी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे सेक्स वाली उस टैबलेट के सहारे इस नेता ने हासिल की थी अपने सूबे में मुख्यमंत्री के पद की कुर्सी। तो देखिए, इसे समझने के लिए तो आपको उन परिस्थितियों को समझना पड़ेगा जिन परिस्थितियों के बीच इस नेता ने पहली दफा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो देखिए, वैसे तो इस नेता के सियासी सफरनामे की शुरुआत होती है छात्र राजनीति के जमाने में कांग्रेस पार्टी से,
जहां पहले पहल तो इस नेता ने एक युवा तेज तर्रार कांग्रेस नेता की छवि बनाई, संजय गांधी की करीबी हासिल की, जिस करीबी के चलते ही 1980 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के भीतर न सिर्फ इस नेता को विधायकी का टिकट मिला, बल्कि टी अंजैया की बनने वाली कांग्रेस सरकार के भीतर टेलीकॉम मिनिस्ट्री और सिनेमेटोग्राफी मिनिस्ट्री जैसी अहम मिनिस्ट्रीज की जिम्मेदारी भी मिली, जिस जिम्मेदारियों को निभाते हुए ही इस नेता की पहली दफा मुलाकात हुई थी तेलुगु फिल्मों के तत्कालीन सुपरस्टार नंदमुरी तारक रामाराव यानी एनटी रामाराव से, जिस मुलाकात को आगे चलकर रिश्तेदारी में बदलने का प्रस्ताव देते हुए एक रोज नंदमुरी तारक रामाराव यानी एनटी रामाराव ने ही इस नेता के आगे अपनी दूसरी बिटिया के विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिस प्रस्ताव को इस नेता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद ही चंद्रबाबू नायडू यानी इस नेता और एनटी रामाराव यानी एनटीआर के बीच जमाता और ससुर का वो रिश्ता कायम हुआ, जिस रिश्ते के चलते ही जब बरस 1983 में एनटीआर ने आंध्र प्रदेश की सियासत में कदम रखने का फैसला करते हुए अपनी खुद की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी की नींव रखी, तो चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस से किनारा कर एनटीआर का दामन थाम लिया। और चूंकि जाहिराना तौर से नायडू एनटीआर के दामाद थे, लिहाजा एनटीआर ने नायडू को अपनी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के भीतर बेहिसाब ताकत दी, जिस बेहिसाब ताकत का इस्तेमाल करते हुए आने वाले चंद वर्षों में इस नेता ने एनटीआर की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के काडर पर इस कदर अपनी पकड़ कायम की कि जब बरस 1993 में अपनी दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती को तमाम बेजा सियासी ताकत देने के चलते एनटीआर की खुद की पार्टी के कैडर ने एनटीआर के खिलाफ बगावत करने का मन बनाया, तो उन तमाम नेताओं ने चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में ही एनटीआर के खिलाफ बगावत का मोर्चा खोलते हुए एनटीआर के स्थान पर नायडू को अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था। यानी एक तरह से देखेंगे तो नायडू की मुख्यमंत्री के पद पर होने वाली ताजपोशी का सबसे बड़ा कारण था एनटीआर की अपनी पार्टी के भीतर उपजता एनटीआर के लिए वो असंतोष, जिस असंतोष की सबसे बड़ी वजह थी एनटीआर का अपनी दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती के बहुत अधिक प्रभाव में रहना। और अगर एनटीआर की पहली पत्नी के परिवार वालों की माने तो एनटीआर अपनी दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती के इतने ज्यादा प्रभाव में इसलिए रहते थे क्योंकि लक्ष्मी पार्वती एनटीआर के जरिए एक संतान उत्पत्ति करना चाहती थी, इसलिए वो 70 वर्ष से भी ज्यादा की उम्र के एनटी रामाराव को जबरदस्ती कुछ यौन उत्तेजक दवाएं देती थी, जिसके चलते ही वो लक्ष्मी पार्वती के इस कदर प्रभाव में, या एनटी रामाराव की पहली पत्नी के परिवार वालों की भाषा में कहें तो अपनी दूसरी पत्नी के वश में रहा करते थे। हाँ, इतना जरूर स्पष्ट किए देना चाहता हूं कि एनटी रामाराव और चंद्रबाबू नायडू की इस कहानी में कहीं भी वियाग्रा नाम की इस टैबलेट का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है, मगर चूंकि यौन उत्तेजक दवाएं या सेक्स वाली वो टैबलेट थंबनेल पे लिखने में बड़ी समस्या हो रही थी, लिहाजा मुझे लगा कि आप लोगों के समझने के लिए भी अगर कोई पॉपुलर यौन उत्तेजक दवा का नाम ही लिख दूं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से संदेश पहुंच जाएगा। लिहाजा जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो वियाग्रा का नाम आया और इसके बाद मैंने वियाग्रा का नाम डाला। तो अगर इस नाम से आप सबकी भावनाएं आहत हो रही हो तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। अगर वियाग्रा कंपनी वालों को कोई आपत्ति हो तो भैया हम आराम से ये नाम निकाल देंगे थंबनेल से, कोई समस्या नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ ये नाम किस नियत से रखा था ये हम आपको अभी बता चुके हैं। लंबा स्पष्टीकरण देने का समय नहीं है क्योंकि फटाफट से चलना है हमारे इस सत्र के आखिरी और शायद जानता हूं सबसे दिलचस्प सवाल की ओर, यानी कि आखिर क्यों ये नेता आज की डेट में ये चाहता है कि इसके सूबे के लोग ज्यादा से ज्यादा सेक्स करें। तो देखिए, असल बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू ने कभी खुले मंच से सेक्स शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, मगर वो एक लंबे अरसे से अपने मंचों से सार्वजनिक रूप से खुलकर कहते आ रहे हैं कि उनके राज्य की जनता ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे। इसके पीछे नायडू का तर्क यह है कि जहां समूचे देश की जनसंख्या वृद्धि दर 22.1% के आसपास पहुंच चुकी है, वहीं तेलंगाना की जनसंख्या वृद्धि दर बीते लगभग 15-16 वर्षों से 11-12% के अल्ले पल्ले ही ठहरी हुई है। यही वजह है कि नायडू ने इस देश में पहली दफा तीसरे बच्चे और चौथे बच्चे पर तमाम तरीके के सरकारी लाभ देने वाली योजनाओं का ऐलान अभी इसी मई में किया है, जिसके कुछ शुरुआती फैक्टर्स तो मैं आपको यही बता दूं कि तीसरे बच्चे होने पर तत्काल सरकार 30,000 रुपए आपके खाते में डाल देगी।
चौथे बच्चे होने पर तत्काल 40,000 रुपए आपके खाते में डाल देगी। चौथे बच्चे होने पर एक बच्चे की 18 साल तक की समूची शिक्षा किसी भी विद्यालय में सरकार फ्री में देगी। अगर एक बच्ची हुई तो उसके लिए स्कूटी सरकार फ्री में देगी। ऐसी तमाम लाभार्थी योजनाएं चंद्रबाबू नायडू ने इसी मई में लॉन्च की हैं ताकि उनके राज्य की जनता ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे। और वो ऐसा क्यों चाहते हैं ये हम आपको बता चुके हैं। अब उनका ऐसा चाहना सही है या नहीं, या तीसरे चौथे बच्चे को लेकर जारी की गई उनकी ये योजनाएं सही है या गलत, इसका फैसला करना है आपको, जो आप बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में जाकर। तो कमेंट सेक्शन में जाइए और फटाफट से चंद्रबाबू नायडू की इस नई चाइल्ड पॉलिसी पर अपनी राय दीजिए। हमें आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिलहाल नायडू की ये कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही दिलचस्प सियासी किरदार की हैरत अंगेज सियासी दास्तान के